Hello all, welcome to the channel Commerce Point. Today I have been given this opportunity by Commerce Point to deliver a guest lecture to you all regarding the topic replacement analysis. I am very thankful to all and to the channel Commerce Point that they have given me this opportunity. So मैं आज आपको रिप्लेसमेंट एनालिसिस के टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल ट्राई कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि रिप्लेसमेंट एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है रिप्लेसमेंट, उसके बाद है एनालिसिस। रिप्लेसमेंट मीन्स जब हम कोई भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज हमें कब करना चाहिए उसको जब हम एनालाइज करेंगे, उसी चीज़ को बोलते हैं रिप्लेसमेंट एनालिसिस। बेसिकली रिप्लेसमेंट एनालिसिस एक डिसीजन मेकिंग टूल है जो कि बहुत ज़्यादा कंपनीज में, हर तरह के पेपर में, एग्ज़ाम्स में आपको दिखता है कि रिप्लेसमेंट एनालिसिस क्यों करना चाहिए, क्या होता है रिप्लेसमेंट एनालिसिस। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द नीड ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, इट इज़ कैरिड आउट व्हेन देयर इज नीड टू रिप्लेस द करंटली ओन्ड इक्विपमेंट, मशीनरी और एसेट। ठीक है, हम अपनी इक्विपमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, मशीनरी को भी चेंज कर सकते हैं और अपनी एसेट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी हमारी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसका एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम को हम कह सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम अनयूजेबल। मान लीजिए आपका एक कार है, ठीक है, कार आपने 2000 में परचेज करी थी, मींस ईयर 2000 में परचेज करी थी, सो इट इज अनयूजेबल इन 2018। वाई इट इज अनयूजेबल? क्योंकि उसकी वेयर एंड टेयर हो चुकी है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सो इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम, सो वी हैव टू रिप्लेस दैट कार। ठीक है, सो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन विच हैव टू बी टेकन इन डे टू डे लाइफ इन दी कंपनी। हर एक कंपनी को ये सोचना पड़ेगा कि कब उनकी मशीनरी को चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए। ये एक वो एनालिसिस है जो कि हेल्प करेगा कैसे हम एक मशीनरी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो डिसीजन मेकिंग टूल है, ये ना ही सिर्फ मैनेजर्स को हेल्प करता है, बट कि जो मेन मैनेजमेंट है, दैट मीन्स दी हायर अथॉरिटी, जो कि कंपनी के ओनर्स हैं, उनको भी हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि वेदर हमें ये मशीन चेंज करनी चाहिए या इस मशीन को हमें रखना चाहिए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिन चीज़ों में ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, पहला है हमारा ये हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन। हम क्या करेंगे, जब मान लीजिए कोई हमें मशीन है, उसकी हमने नई मशीन अपनी कंपनी में ले आए हैं और उस मशीन से हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो कि सोप बनाती है। ठीक है, पुरानी मशीन से एक दिन की जो आउटपुट थी वो 2000 सोप्स थी। ठीक है, बट नई मशीन लाने से उसकी ऑटोमेटिक मशीन है वो, तो उससे 4000 हो जाएगी, मींस प्रोडक्शन हैज डबल्ड। सो इसने क्या किया, डायरेक्टली इट इज इफेक्टिंग दी कंपनीज प्रोडक्शन, और हम स्टैंडर्ड्स और मार्केट को हम मीट आउट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा इंक्रीज इन दी ग्रोथ ऑफ द कंपनी। जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी कंपनी की ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम इकोनॉमिकली मोर स्ट्रांग हो जाएंगे उस कंपनी में, एंड इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू द बेस्ट मार्केट ट्रेंड्स। नेक्स्ट इज दी choose the best alternative. This is the main point, that is the choose the best alternative. How it will help us in choosing the best alternative is, मान लीजिए कि हमें कोई चीज़ को रिप्लेस करना है या आपने एक नई कार लेनी है। ठीक है, पुरानी कार को बेच के नई कार लेनी है, तो मार्केट में क्या होगा कि आपके पास एक पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन दी मार्केट। ऐसे ही हर सेक्टर में, हर मशीन में, वहां पर बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम ये चूज कर सकते हैं कि वेदर और विच ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर अस। मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है। ठीक है, एक सिंपल मोबाइल फ़ोन जिसको आप खरीदना चाहते हैं। मोबाइल फ़ोन स्टार्ट्स फ्रॉम 5000 स्मार्टफोन एंड एंड्स एट इवन 65,000। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को पहला बजट क्या होगा, कितनी कॉस्ट मैं पैसे खर्च सकता हूँ, और पुराने को रिप्लेस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो मैं नया लेने वाला हूँ उनमें से इस प्राइस रेंज में कौन सा बेस्ट है
मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कईयों के लिए सिर्फ कैमरा इंपॉर्टेंट होगा, कईयों के लिए सिर्फ उसकी कॉलिंग क्वालिटी इंपॉर्टेंट होगी, कईयों के लिए सिर्फ उसकी डिस्प्ले अच्छी होगी। ऐसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज दी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन दी कंपनी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का मतलब ये है कि हमारी कंपनी में जो मशीन्स थी, जो पुरानी लगी हुई थी, उसमें क्या है कि हर हर आए दिन आप सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो गई है। ठीक है, पहले हम सिंपल मोबाइल यूज़ करते थे, नाउ वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स। ऐसे ही पहले जब मशीन्स आती थी तो वो जो मशीन्स थी सेमी ऑटोमेटिक होती थी या मैनुअल मशीन्स होती थी, लेबर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी, कॉस्ट ऑफ लेबर होती थी, तो इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज नाउ ऑटोमेटिक मशीन्स हैव कम विच आर फुली, जिनके ऊपर लेबर बहुत कम यूज़ होगी, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कटिंग होगी है। तो इन चीज़ों के लिए हमारी जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जाएगी कंपनी में जब हम नई मशीन यूज़ करेंगे जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए है, एंड इट विल हेल्प द ग्रोथ ऑफ द होल ऑफ द कंपनी। Now I'll be telling you about the reasons for replacement. First reason for replacement is reduction in the productivity of currently owned equipment. ठीक है, अगर हमारी जो हम रिप्लेसमेंट करना चाह रहे हैं वो क्या किस चीज़ के लिए हमारी हेल्प करेगी? रिडक्शन इन दी प्रोडक्टिविटी ऑफ करंटली ओन्ड इक्विपमेंट। हमारा जो आज का इक्विपमेंट है, जो पुराना इक्विपमेंट है हमारे पास, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसकी वो कम हो चुकी है और हमें उसको रिप्लेस करना है कि हमारी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। इसी के लिए हम रिप्लेसमेंट एनालिसिस चूज करेंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन दी ऑपरेटिंग एंड दी मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर दी कंस्ट्रक्शन। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब ये है कि हर कंपनी, हर जो मशीन है उसकी एक फिजिकल डिटोरेशन लाइफ होती है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है और उसके लिए हमें वो अनइकोनॉमिकल को ख़त्म करने के लिए वी हैव टू बाय अ न्यू मशीन। सो हमारी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी बाय यूजिंग द न्यू मशीन्स। ठीक है, नीड फॉर द प्रोडक्शन increase in the production will be the major benefit by replacement analysis। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दी ऑब्सोलेसन। ठीक है, ऑब्सोलेसन में क्या होता है कि बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि हर टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में पुरानी चीज जो होती है हमारी वो अनयूजफुल हो जाती है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे पास पेजर्स होते थे। ठीक है, पेजर्स फिनिश हुए, देन वी केम अप टू दी मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसने पेजर को फिनिश कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास पहले टाइपराइटर होते थे। नाउ टाइपराइटर्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट बिकॉज they have become obsolete from the market. Why? Because computer has taken their place. Why computer has taken their place? Because it is much more beneficial to use computer. Now only typewriters are seen at very few places. Why? Because there is no option of editing, no options of changing the text. बट कंप्यूटर में हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, सो वी कैन इजीली इंक्रीज द टेक्नोलॉजी ऑफ आवर कंपनी बाय चूजिंग द गुड इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिप्लीशन एंड लॉस ऑफ द मार्केट वैल्यू। ये चीज तो आप हम सब लोग समझते हैं कि मार्केट वैल्यू जो होती है वो हमेशा कम होती है इन द केस ऑफ मशीन्स। ओनली लैंड इज अ थिंग इन दिस होल वर्ल्ड जिसकी मोस्टली वैल्यू इंक्रीज होती है। या तो वो चीज रेयर हो तब उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, या वो लैंड हो। बाकी कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी मशीनरी हो, अगर आपने उसको आज 10 लाख में परचेज किया है, टुमारो दी कॉस्ट विल बी ऑटोमेटिकली डिक्रीज। ठीक है, आप गाड़ी शोरूम से बाहर निकालिए, 10 लाख की गाड़ी 9.5 लाख की रह जाएगी। ठीक है, आप जेसीबी 30 लाख की लीजिए, एक साल बाद सेल करेंगे 20 लाख की रह जाएगी। The reason is the market value is continuously decreasing. Why it is decreasing? Because technology is automatically increasing. So these are the points which have to be covered. ठीक है, एंड अगर हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो रही है पुरानी मशीन की, तो उसको हम सेल करना हमें मुश्किल हो जाएगा। आज क्या पता हमें जो मशीन हम बेचने चाह रहे हैं वो मशीन हमारी जो है 1 लाख की बिक रही है, पर एक साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी में चेंज आए कि वो मशीन का मेरे को कुछ भी ना मिले, ओनली हैव टू
sell it at the scrap value or the salvage value. So it is my decision कि whether मैं इसको आज बेचकर कुछ प्रॉफिट कमा लूं या फिर मैं इसको स्क्रैप के भाव में बेचूं, विच इज जो कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज दी डेटोरेशन. डेटोरेशन का सिंपल मतलब है कि वेयर एंड टेयर. डेटोरेशन से होता ये है कि जब हमारी इक्विपमेंट्स, हमारी मशीनरीज हैं, जब वो हम यूज करते हैं, व्हाट हैपन्स इज इट कंटिन्यूसली ब्रेक्स डाउन, ठीक है. उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी ओनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी. सो दीज आर दी मेजर कॉजेज ऑफ दी डेटोरेशन. डेटोरेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेटोरेशन भी बढ़ती जाएगी. और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप उस मशीनरी, उस इक्विपमेंट को रिपेयर नहीं कर सकते. अगर आप उस मशीनरी, उस इक्विपमेंट को रिपेयर नहीं कर सकते तो क्या होगा, वो मशीनरी आपके लिए टोटल वेस्ट ऑफ मनी है. सो डिटोरेशन इज ऑल्सो दी फैक्टर जिसके लिए हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है. सो दीज वर द वेरियस फैक्टर्स फॉर द रीजंस फॉर द रिप्लेसमेंट. नाउ आई विल बी बेसिकली टेलिंग यू कि रिप्लेसमेंट एनालिसिस वर्क कैसे करता है, ठीक है. सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक प्रेजेंट मशीन होती है, ठीक है. प्रेजेंट मशीन को हम बोलते हैं डिफेंडर और दी एग्जिस्टिंग मशीन, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट. नेक्स्ट इज दी न्यू मशीन, जो हम प्रपोज सोच रहे हैं खरीदने के लिए, उसको हम बोलते हैं चैलेंजर और दी प्रपोज्ड रिप्लेसमेंट और दी न्यू इक्विपमेंट, दैट इज आर दी न्यू इक्विपमेंट. हमें यहां पर ये लिखा है कॉस्ट ऑफ डिफेंडर वर्सेस कॉस्ट ऑफ चैलेंजर. हमें एक कंपैरिजन करना पड़ता है कि जो हमारा डिफेंडर है वो चैलेंजर से कम होना चाहिए. चैलेंजर शुड बी दी बेस्ट, ठीक है. वाई चैलेंजर शुड बी दी बेस्ट? मान लीजिए आपके पास एक ऑलरेडी मोबाइल है, तो आप जो कि टच स्क्रीन है, तो आप दूसरा कीपैड वाला फोन नहीं यूज करेंगे. रीजन क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंक्रीज नहीं हुई बल्कि डिक्रीज होगी. हम सब क्या चाहते हैं? ग्रोथ. एवरी कंपनी वांट्स ग्रोथ. ग्रोथ उनकी तभी होगी व्हेन देयर चैलेंजर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर. इफ द चैलेंजर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन इट इज not required to invest amount or money on this. Why? Because that money or that cost which is invested on it, it is totally a waste which is not required, और कंपनी की हम पैसे जो हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं. So for this reason cost of the defender and the cost of the challengers are compared and challenger should be the best, ठीक है. और ये था हमारा पहला पार्ट रिप्लेसमेंट एनालिसिस का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बेसिकली बताया है कि रिप्लेसमेंट एनालिसिस होता क्या है, वो किस चीज़ के लिए रिप्लेसमेंट एनालिसिस हमें कंपनी में हेल्प करता है, रीजंस ऑफ फॉर रिप्लेसमेंट क्या हैं और उनका कंपैरिजन कैसे होता है. अगर आप इसमें न्यूमेरिकल्स भी देखना चाहते हैं, बिकॉज एनालिसिस में न्यूमेरिकल्स का पोर्शन भी है, द वीडियो विल बी वेरी लेंथी. सो यू प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपके लिए न्यू वीडियो लाऊंगा. एंड इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज कमेंट so that I can get an opportunity to show cause you all in this particular channel with the help of the Commerce Point. Thanks, and do subscribe, like, and hit the bell icon if you have not done, so you can get the notification on time. Thank you.